स्वागत है बहुत बहुत सभी दर्शकों का। देखिए, अभी विवाह मुहूर्त जो है यानी साहे विवाह के लग्न बंद होने जा रही है। और जैसा कि आप सभी लोग सुनते हैं, सभी जानते हैं कि स्थानीय भाषा में उसको कहा जाता है कि तारा डूब गया। तो आज का जो हमारा विषय है, जो हमारा आज का वीडियो है, ये मतलब तारा डूबना क्या है और क्यों, तारा डूबने के बाद में क्यों नहीं शुभ कार्य, खास करके विवाह मुहूर्त क्यों नहीं होते, या मुंडन के कार्य क्यों नहीं होते, यज्ञोपवीत जनेऊ का कार्य क्यों नहीं होता, गृह प्रवेश क्यों नहीं होता, और तारा डूबना है क्या, और तारा कौन कौन से तारे होते हैं जो डूबते, जो अस्त होते हैं। वैसे तो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में सूर्य कभी अस्त नहीं होता, चंद्रमा कभी अस्त नहीं होता, लेकिन इनके अलावा जितने भी ग्रह हैं वो सारे अस्त होते हैं। लेकिन क्यों 2 ही ग्रहों के यानी 2 ही तारों के डूबने पर ऐसा हो जाता है कि इन शुभ कार्यों पे प्रतिबंध लग जाता है। इसको लेकर के बड़ी बड़ी भ्रांतियाँ चलती रहती हैं। कई लोग इसको तारा डूबने के समय को या शुक्र या बृहस्पति अस्त होने के समय को, ग्रहों के अस्त होने के समय को खरमास कह देते हैं, कई लोग मलमास कह देते हैं। अधिकांशतः लोगों को यही नहीं पता होता है कि खरमास क्या है, मलमास क्या है और शुक्रास्त और गुरुवास्त क्या है। शुक्रास्त और गुरुवास्त ही दरअसल तारा डूबना होता है। गुरु के अस्त होने को, बृहस्पति के अस्त होने को और शुक्र के अस्त होने को ही तारा डूबने की संज्ञा दी जाती है कि तारा डूब गया है। और खरमास जो होता है, खरमास होता है जब बृहस्पति को 2 राशियां प्राप्त हों। जब धनु की राशि पर सूर्य संचार करते हैं 15 दिसंबर से लेकर के और 14 जनवरी के मध्य, उस समय खरमास की समयावधि होती है। ये प्रत्येक साल, प्रत्येक वर्ष जो है फिक्स होता है। 15 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी के मध्य 1 मास का जो समय होगा, जिस समय धनु राशि पर सूर्य संचरण करेगा, वो खरमास का होगा। इसके अलावा 13 या 14 मार्च से 14 अप्रैल के मध्य, जिस समय धनु मीन राशि पर सूर्य संचार करेंगे। बृहस्पति की 2 राशियां हैं, एक धनु और एक मीन। तो मीन राशि का सूर्य के जो संचार का समय है वो है 14 मार्च से 14 अप्रैल के मध्य। तो उस समय यानी वर्ष भर में 2 बार खरमास पड़ना ही पड़ना है। ये पूरे वर्ष में स्वाभाविक प्रक्रिया है कि खरमास पड़ना है। अब रही बात मलमास की बात, तो मलमास जो है तीसरे वर्ष लगता है। और मलमास क्या होता है, मलमास किसको कहते हैं? खरमास तो जब वो होता है जब धनु की संक्रांति पर सूर्य आते या मीन की संक्रांति पर। और मलमास वो होता है यस्मिन चांद्रे न संक्रांति सो अधिमासे निगद्यते। जिस चांद्र वर्ष में संक्रांति न हो, यानी पूरा महीना बिना संक्रांति के निकल जाए, यानी संक्रांति जब होती है तो प्रत्येक महीना संक्रांति होती है, और अगर बिना संक्रांति के यानी सूर्य के संचरण के दूसरी राशि पर सूर्य का संचरण ना हो जिस महीने, उसी को मलमास कहा जाता है। और ये क्रिया जो है तीसरे वर्ष होती है। लेकिन अब आते हैं जो हमारा मुख्य बिंदु है कि तारा डूबना क्या है। तो जब भी बृहस्पति या शुक्र ग्रह अस्त हो जाता है तो उसी को तारा डूबना कहते हैं। स्थानीय भाषा में तारा डूबना कहते हैं, और वैसे ज्योतिषीय भाषा में गुरुअस्त और शुक्रास्त कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस बार जो है शुक्र अस्त हो रहा है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को शुक्र अस्त होगा और 24 अप्रैल से शुक्र अस्त हो करके
7 जुलाई को पुनः उदित होगा। तो इस दौरान जो है शुक्र के अस्त होने की वजह से शुभ मांगलिक कार्य जो है, विवाह आदि मांगलिक कार्य वर्जित होंगे। और संयोग से इस बार इसी दौरान, इसी समयावधि के अंतर्गत 6 मई से लेकर के और 3 जून तक बृहस्पति भी अस्त रहेगा। तो दोनों ग्रहों के अस्त होने में, दोनों परिस्थितियों में ही शुभ कार्य जैसे खास करके विवाह या मुंडन, यज्ञोपवीत, गृह निर्माण, गृहारंभ, गृह प्रवेश, ये सारी चीज़ें जो है वर्जित होती हैं। क्यों वर्जित होती हैं, इसके पीछे तथ्य क्या है? क्योंकि शुक्र जो है, जो हमारी सृष्टि है, सृष्टि में शुक्र और बृहस्पति का बड़ा ही अहम स्थान है। एक प्रकार से शुक्र जो है वो बीज है और बृहस्पति जो है वो जीव है। तो जीव के बिना, अगर बीज नहीं है तो जीव नहीं संभव है, और अगर जीव नहीं है तो बीज कहाँ से आएगा? तो इसलिए इन दोनों ग्रहों के अस्त हो जाने पर, चाहे वो बृहस्पति अस्त हो चाहे शुक्र अस्त हो, दोनों ग्रहों के अस्त हो जाने पर शुभ कार्य खास करके विवाह नहीं होते। और क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इसमें अगर इस दौरान विवाह किया जाए तो आने वाले वंश पर इसका फर्क पड़ता है, आने वाले संतति पर इसका फर्क पड़ता है, संतान की समस्या हो सकती है। क्योंकि जब शुक्र ही नहीं है, बीज ही नहीं है, तो संतान कहाँ से आएगी? वैज्ञानिक आधार भी इसका, शास्त्रीय प्रमाण भी है। और अगर बीज है, जीव नहीं है, तो दूसरे जीव का निर्माण कैसे संभव है? तो इसीलिए खास करके, विशेष करके अगर इस दौरान जो भी कार्य, जैसे खास करके विवाह, और विवाह के अलावा जैसे आजकल तो विवाह के समय ही विदाई हो जाती है, परंतु पहले जो है दुरागमन का सिस्टम होता था, दुरागमन का वो चलता था, हिसाब होता था। तो विवाह के पश्चात जो है विदाई होती थी, वधू की विदाई जो होती थी वो विवाह के पश्चात होती थी। तो उसमें भी शुक्र अस्त और बृहस्पति अस्त होने का विचार विशेष करके किया जाता है। तो लेकिन लोग जो है इसको कई दृष्टिकोण से देखते हैं, अपनी अपनी परिभाषाओं से परिभाषित करते हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी चीज़ें ये उस समय की हैं। ज्योतिष का कहना है कि जब उस समय कन्या, जो लड़की होती थी, उसकी कन्या संज्ञा होती थी, बहुत ही अल्प अवस्था में उसका विवाह किया जाता था, तो उसी हिसाब से पुरुष की भी आयु कम होती थी। तो इसलिए ये विशेष विचारणीय बिंदु होता था, विशेष रूप से विचार किया जाता था कि अगर शुक्र अस्त होगा या बृहस्पति अस्त होगा तो आगे आने वाली संतति पर इसका विशेष रूप से फर्क पड़ेगा। इसीलिए शुक्र अस्त होने के दौरान, जिसको आप स्थानीय भाषा में तारा डूबना कहते हैं, शुक्र अस्त होने के दौरान और बृहस्पति अस्त होने के दौरान ये शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। मानव जीवन से संबंधित कई सारे ऐसे शुभ कार्य हैं जो संपादित नहीं किए जाते हैं। एक बार पुनः मैं बताना चाहूँगा कि इस बार जो शुक्र अस्त हो रहा है 24 अप्रैल को अस्त होगा और पुनः 7 जुलाई को उदित होगा। तो अस्त होने से करीब 2.5 दिन, 2.25 दिन पूर्व जो है उसका वृद्धत्व, वार्धक्य प्रारंभ हो जाता है, तभी से शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। तो लगभग 22 अप्रैल से ही शुभ कार्य बंद हो जाएंगे। पूरे मई और पूरे जून इस बार विवाह के मुहूर्त नहीं होंगे। जुलाई में 7 जुलाई को उदित होगा। पुनः 2 दिन जो है बालत्व दोष होगा, बाल अवस्था में रहेगा। इसके बाद में 9 जुलाई से लेकर के और 17 जुलाई से पहले, यानी 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी होगी। देवशयनी एकादशी से पूर्व यानी 9 से
और एक सप्ताह के अंदर 2-3 विवाह के मुहूर्त जुलाई के मध्य में प्रथम सप्ताह में होंगे और इसके बाद में मई और जून में कोई मुहूर्त नहीं होगा। पुनः फिर जो है देवशयन काल हो जाएगा। इसके बाद में पुनः जो है 16 नवंबर को वृश्चिक की संक्रांति लगने के बाद में उससे पहले हरिप्रबोधनी देव उठनी एकादशी हो जाएगी और वृश्चिक की संक्रांति 16 नवंबर को लगेगी। उसके बाद में पुनः जो है शुभ कार्यों का मुहूर्त प्रारंभ होगा। तो इस विषय में कोई संशय न रखें। और शुक्र और बृहस्पति अस्त होने से क्यों नहीं किया जाता है, ये जानकारी आपको कैसी लगी इसे ज़रूर हमें बताएं और इसके बारे में अगर कोई सुझाव हो तो अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद।